हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि स्टैटिक की क्लास में हमारा ट्रांसपोर्ट जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा ट्रांसपोर्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है जनगणना। तो आज देखते हैं जनगणना के बारे में। तो जनगणना के इतिहास से वर्तमान तक पूरा क्लियर करेंगे। तो टॉपिक हमारा है जनगणना। जनगणना तो जो कि पहला पॉइंट हमारा आता है, तो पहला यह था कि जनगणना का इतिहास। पहले हम लोग क्या जाएंगे, तो जनगणना का इतिहास। जनगणना का इतिहास क्या है? तो जनगणना का इतिहास, तो जनगणना का इतिहास पहला पॉइंट जो हमारा यह आता है कि प्राचीन काल में जनगणना का प्राचीन काल में जनगणना का प्राचीन काल में जनगणना का रोमन साम्राज्य में जनगणना का रोमन साम्राज्य में कौन से साम्राज्य में? तो रोमन साम्राज्य में रोमन साम्राज्य में कैड्रेस्टल सर्वे। कौन सा सर्वे हुआ था? तो कैड्रेस्टल सर्वे। कैड्रेस्टल सर्वे सर्वे के रूप में प्राप्त हुआ था। सर्वे के रूप में प्राप्त हुआ था। तो जनगणना कब से शुरू हुई? तो जनगणना इतिहास के प्राचीन काल में जनगणना जो है रोमन साम्राज्य में कैड्रेस्टल सर्वे के रूप में प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट जो हमारा ये आता है कि मुगल काल में, वो तो रोमन साम्राज्य की बात हो गई। अब बात करते हैं मुगल काल। तो मुगल काल में मुगल काल में अब्दुल फजल द्वारा रचित जो पुस्तक थी वो आईने अकबरी। कौन सी थी? जो आईने अकबरी। आईने तो मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी कब से कब तक? 1595 से 1596 में जनगणना का उल्लेख मिलता है। जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो मुगल काल में जनगणना का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो जो अब्दुल फजल द्वारा रचित पुस्तक थी आईने अकबरी, कब से कब तक? 1595 से 96 के मध्य जो लिखी गई, तो वहां से जनगणना का उल्लेख मिलता है। अगला हमारा पॉइंट यह आता है कि आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना तो आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन द्वारा शुरू की गई थी। स्वीडन द्वारा शुरू की गई थी। तो अगला पॉइंट हमारा यह आता है कि 10 की जनगणना को 10 की जनगणना को सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा सन 1790 में शुरू किया गया। सन 1790 में शुरू किया गया। तो जनगणना का जो इतिहास था पहला है प्राचीन काल में जनगणना का, तो प्राचीन काल में कहाँ से मिली? तो रोमन साम्राज्य में जो कैड्रेस्टल सर्वे के रूप में
प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ? तो रोमन साम्राज्य में जो कैडेस्ट्रियल सर्वे हुआ था वहां से प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट हमारा याद है कि मुगल काल में अब्दुल फजल द्वारा जो, जब मुगल काल में कहाँ से प्राप्त, इसको उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो मुगल काल में जो अब्दुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी पुस्तक थी, तो वहां से 1595 से 96 के मध्य जनगणना का उल्लेख मिलता है। अगला ये आता है कि आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1749 में स्वीडन से शुरू हुई थी। कहाँ से सर्वप्रथम जनगणना कहाँ से शुरू हुई? तो 1749 में स्वीडन से शुरू करी गई थी। अगला पॉइंट हमारा यह कि 10 की जनगणना को सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अमेरिका द्वारा। कौन से सन में? तो 1790 में शुरू किया गया था। अब बात करते हैं भारत में जनगणना का इतिहास। भारत में जनगणना का इतिहास। तो भारत में जनगणना का इतिहास, वो तो हमारा जनगणना का इतिहास था जो कि प्राचीन काल, मुगल काल और आधुनिक पद्धति के हिसाब से जो शुरू हुआ था। अब बात करते हैं जो भारत में जनगणना का इतिहास था। तो पहला ही आता कि इंग्लैंड की जनगणना, नीति की निरंतरता में जेम्स प्रिंसेप द्वारा तो इंग्लैंड की जो जनगणना थी उसी के हिसाब से जेम्स प्रिंसेप ने सबसे सर्वप्रथम भारत में कहाँ करी थी? तो इलाहाबाद वर्ष था उसमें 1824 तथा बनारस में तो वर्ष सन 1827 से 28 के मध्य में जनगणना करवाई गई। तो इंग्लैंड की नीति के हिसाब से जो भारत में जनगणना हुई थी तो किसने करवाई थी? तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा। नाम तो आप लोगों को सुना है जेम्स प्रिंसेप द्वारा कहाँ हुई थी सर्वप्रथम? भारत में तो इलाहाबाद में। कब? तो सन 1824 में। उसके बाद तो बनारस में करवाई गई। कौन से सन में? तो 1827 के 28 के मध्य करवाई गई थी। अगला पॉइंट यह आता है हमारा कि एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में तो वर्ष 1830 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो हेनरी वॉल्टर द्वारा कहाँ शुरू की गई? तो ढाका में आयोजित की गई थी। ढाका में आयोजित की गई थी। तो एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो सन 1830 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो हेनरी वॉल्टर द्वारा की गई थी। कब? कहाँ की? तो ढाका में, जो वर्तमान में अब बांग्लादेश में है। तो पहली पूर्ण जनगणना कौन से साल? तो ढाका में आयोजित की गई। कब? सन 1830 में। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
तो अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि ये तो हो गया कि भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो सन 1830 में। किसने करवाई थी, तो हेनरी वॉल्टर द्वारा। कहाँ करवाई गई थी, तो जो ढाका था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में, वहां हुई थी। तो अगला पॉइंट ये आता है कि दूसरी जनगणना, पहली तो हो गई, तो दूसरी जनगणना, दूसरी जनगणना वर्ष, दूसरी जनगणना वर्ष 1836 में, 1836 से 37। तो दूसरी जनगणना वर्ष 1836 से 37 में फोर्ट, 1836 से 37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा, किसके द्वारा, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा, जॉर्ज द्वारा की गई थी, द्वारा की गई थी। तो दूसरी जनगणना किसने करवाई थी, तो सन 1836 के 37 के मध्य किसने करवाई थी, फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट यह था कि वर्ष 1849 में, वर्ष 1849 में भारत सरकार ने, 1849 में भारत सरकार ने, तो वर्ष 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को, स्थानीय सरकारों को, स्थानीय सरकारों को जनसंख्या का, जनसंख्या का, तो वर्ष 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या का पंचवर्षीय संचालन, पंचवर्षीय संचालन, पंचवर्षीय संचालन करने का आदेश दिया, करने का आदेश दिया। तो वर्ष 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या का पंचवर्षीय संचालित करने का आदेश दिया था। तो दूसरी जनगणना कब हुई थी, तो 1836 से 37 के मध्य किसने करवाई थी, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज द्वारा की गई थी। पहली कब हुई थी, तो पहली पूरी जनगणना सन 1830 में किसने करवाई थी, हेनरी वॉल्टर द्वारा करवाई गई थी। क्लियर हो गया इतना। तो अगला पॉइंट यह था कि पहली गैर तुल्यकालिक, पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना कब हुई, तुल्यकालिक जनगणना, तो पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना कब हुई थी, तो यह भारत में वर्ष, यह भारत में वर्ष, तो पहली, भारत में पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना, तो ये भारत में वर्ष 1872 में, 1872 में गवर्नर, 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई, के दौरान आयोजित की गई। तो पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना कब हुई थी, तो वर्ष, ये भारत में वर्ष 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में, तो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड मेयो था उसके शासनकाल में हुई थी। अगला पॉइंट हमारा यह आता है कि पहली गैर तुल्यकालिक तो होगी, तो अब पहली तुल्यकालिक जनगणना कब हुई थी, पहली तुल्यकालिक जनगणना, तो पहली तुल्यकालिक जनगणना कब हुई, तो ये 17 फरवरी को, सन कौन सा था, सन था 1881। कब हुई थी, तो 17 फरवरी सन 1881 में हुई थी। किसके साथ, तो ब्रिटिश शासनकाल, ब्रिटिश शासन के तहत, ब्रिटिश शासन के तहत
WG प्लोडेन के कारण, प्लोडेन, WG प्लोडेन, प्लोडेन द्वारा की कराई गई, के द्वारा कराई गई। तो पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना ये भारत में कब हुई थी? 1872 में। किसने हुई? तो गवर्नर लॉर्ड मेयो था, उनके शासनकाल में हुई थी। अगली बात करते हैं पहली गैर तुल्यकालिक तो होगी, तो पहली तुल्यकालिक जनगणना कब हुई? तो 17 फरवरी सन 1881 में हुई। किसके साथ? तो ब्रिटिश शासन के तहत WG प्लोडेन द्वारा कराई गई थी। अगला पॉइंट ये आता है हमारा कि जनगणना आयुक्त कौन था उस समय? जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त किसे बोला जाता है? तो जनगणना आयुक्त बोला WG, WC प्लोडेन को, WC प्लोडेन को जनगणना आयुक्त बोला जाता है। इसी में अगला पॉइंट आता है कि स्वतंत्रता की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्रता की पहली जनगणना, स्वतंत्रता की पहली जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्रता की पहली जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्रता की पहली जनगणना सन 1951 में हुई थी। कब हुई थी? तो सन 1951, 1951 में हुई थी। और तो इतना डाउन कर लीजिए, फिर बताएं पहली जनगणना कब हुई, दूसरी जनगणना कब हुई थी? अब बात करते हैं कि पहली जनगणना कब हुई भारत में? पहली जनगणना पहली जनगणना तो पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना सन 1881 में हुई थी, सन 1881 में। दूसरी जनगणना कब हुई? दूसरी जनगणना, तो दूसरी जनगणना कब हुई थी? दूसरी जनगणना हुई थी 1891 में। मतलब कि पहली जनगणना सन 1881, दूसरी बात करें दूसरी जनगणना तो 1891। मतलब कि हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो जनगणना कितने साल में होती है? तो हर 10 वर्ष में होती है। तो दूसरी जनगणना हुई थी कब? तो सन 1891 में। इसका ये पॉइंट है कि यह लगभग वर्ष 1881 जनगणना, वर्ष 1881 जनगणना के समान पैटर्न पर समान पैटर्न, मतलब कि यह लगभग वर्ष 18 जो पहली जनगणना थी उसके समान पैटर्न पर आयोजित की गई थी, आयोजित की गई थी। अगला पॉइंट इसमें यह आता है कि इसमें वर्तमान वर्मा, जिसमें वर्मा था, इसमें वर्तमान वर्मा के ऊपरी हिस्से कश्मीर और सिक्किम भी शामिल किया गया। कश्मीर और सिक्किम भी शामिल किया गया।
किया गया। तो दूसरी जनगणना जो हुई थी 1891 में, वो किसके आधार पर हुई थी? तो पहली जनगणना जो सन 1881 में हुई थी उसके आधार पर, उसके सेम पैटर्न पर आयोजित की गई थी। इसमें वर्तमान कौन कौन, इसमें अलग से कौन कौन शामिल है? तो वर्तमान बर्मा के ऊपर हिस्सा, जो ऊपरी हिस्से की बात करें वो है कश्मीर, सिक्किम भी शामिल किए गए थे। अगली बात करते हैं तीसरी जनगणना। तीसरी जनगणना, तो तीसरी जनगणना कब हुई थी? तो 1901 में। पहली 1881, हर 10 साल का गैप, तो 1891, फिर 1901 तीसरी जनगणना। अब बात करते हैं चौथी जनगणना की। चौथी में तो पांचवी अति हमारी पांचवी जनगणना। पांचवी जनगणना कब हुई? तो 1921 में। 1921 में हुई थी। 1901 में तीसरी, 1911 जो होगी चौथी, पांचवी होगी 1921 वाली, तो 1921 में पांचवी। इसका ये पॉइंट आता है कि 1911 से 21 का दशक, 1911 से 21 का दशक अब तक का एकमात्र, अब तक का एकमात्र ऐसा दशक रहा है, एकमात्र ऐसा दशक रहा है एकमात्र ऐसा दशक रहा है जिससे जनसंख्या में, जिससे जनसंख्या में 0.31% की 10 की वृद्धि गिरावट देखी गई। गिरावट देखी गई है। गिरावट देखी गई। तो जो पांचवी जनगणना थी 1921 वाली, उसमें 1911 से 21 का दशक अब तक का ऐसा एकमात्र दशक रहा है जिसमें जनसंख्या में 0.31% की 10 की वृद्धि में गिरावट देखी गई थी। अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि अब आती है हमारी 11वीं जनगणना। 11वीं जनगणना जो कि कब हुई थी? तो वर्ष 1971 में हुई। वर्ष 1971 में हुई थी। तो इसका पॉइंट ये, स्वतंत्रता के बाद यह दूसरी जनगणना थी। दूसरी जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद यह दूसरी जनगणना थी। 11वीं जनगणना हुई थी वर्ष 1971 में, तो यह स्वतंत्रता के बाद दूसरी जनगणना थी। अगला पॉइंट आता है 13वीं जनगणना। 13वीं जनगणना तो ये कब हुई? ये वर्ष 1991 में। वर्ष 1991 में। तो यह स्वतंत्रता के बाद की पांचवी जनगणना थी। कब थी? कौन सी थी? तो पांचवी जनगणना। कौन सी पांचवी? तो स्वतंत्रता के बाद की जो थी वो पांचवी जनगणना कौन सी थी? तो ये तो वर्ष 1991 वाली। अगला अगर टोटल से जोड़ेंगे स्वतंत्रता से पहले से, तो 13वीं जनगणना, अगर बाद की जो स्वतंत्रता के बाद, तो पांचवी जनगणना थी। अगला पॉइंट हमारा यह आता है कि इस जनगणना में साक्षरता की दर, साक्षरता की अवधारणा, साक्षरता की अवधारणा को बदल दिया गया। अवधारणा को बदल दिया गया। साक्षरता की अवधारणा को बदल दिया गया और 7+ आयु वर्ग के बच्चों को साक्षर माना गया। वर्ग के बच्चों को साक्षर माना गया।
साक्षर बच्चों को साक्षर माना गया। तो 13वीं जनगणना में क्या हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता के बाद की 5वीं जनगणना में तो 1991 में हुई थी। तो इस जनगणना में साक्षरता दर की अवधारणा को बदल दिया गया था। क्या कर दिया था, पहले यह था कि 4+ आयु वाले वर्ग के बच्चों को साक्षर माना जाता था, तो यहाँ अवधारणा बदल दी गई थी, तो उसमें 7+ आयु वर्ग के बच्चों को साक्षर माना गया। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब जो अगली आती है वो है 14वीं जनगणना। 14वीं जनगणना, 14वीं जनगणना तो ये कब हुई थी, सन 2001 में हुई, सन 2001 में। अगली जो हमारी आती है वो 15वीं जनगणना। 15वीं जनगणना कब हुई थी, तो 15वीं जनगणना सन 2011 में, सन 2011 में हुई थी। तो इसका पॉइंट क्या आता है, इसका पॉइंट क्या आता है कि वर्ष 2011 की जनगणना, वर्ष 2011 की जनगणना, वर्ष 2011 की जनगणना में EAG मतलब कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, एक्शन ग्रुप राज्यों, मतलब कि जनगणना में राज्यों, कौन कौन से राज्य थे इसमें, तो राज्य कौन कौन से थे, तो पहला था हमारा यूपी, MP, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी, छत्तीसगढ़ में भी गिरावट देखी गई, कब, तो पहली बार कौन कौन से राज्यों में, वर्ष 2011 के पहली बार जो हुआ था वो यूपी, MP, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के में भी जनसंख्या की गिरावट देखी गई थी। तो अगला पॉइंट यह आता है कि, अगला पॉइंट हमारा यह आता है कि 16वीं जनगणना जो कि अभी तक हुई नहीं है, 16वीं जनगणना कब होनी थी, तो वर्ष 2021 में होनी थी, जो कि कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दी गई थी। तो कोविड-19 के प्रकोप में स्थगित कर दी गई, स्थगित कर दी गई। अब बात करते हैं जनसंख्या की, ये तो क्या मैं जनगणना, अब बात करते हैं जनसंख्या की। तो पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वर्ग सेंटीमीटर, जनसंख्या घनत्व अधिकतम जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर
पहले मैंने था अधिकतम जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर में, तो अधिकतम कौन कौन से तो उसमें, तो पहला था बिहार। बिहार में तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पहले नंबर पर कौन सा अधिकतम जनसंख्या में, तो बिहार। दूसरा था हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितना था, 1028 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर में। पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला था हमारा, अब बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वो कौन कौन से, तो पहला था हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कितना, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा जो हमारा राज्य आता है वो आता है मिजोरम। मिजोरम में कितना, तो 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो अधिकतम जनसंख्या वाला घर है, तो बिहार में 1106 व्यक्ति जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे। पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश। अगला पॉइंट आता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश। घनत्व केंद्र शासित प्रदेश, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सा आता है, तो पहला था दिल्ली। दिल्ली में तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा था हमारा अंडमान निकोबार। जो दूसरा हमारा केंद्र शासित प्रदेश आता है वो होता है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, तो इसमें कितने व्यक्ति, तो इसमें आता है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम कितना आएगा, तो सबसे कम, अगर सर्वाधिक पूछेगा तो दिल्ली और न्यूनतम में पूछेगा तो अंडमान निकोबार। अगला पॉइंट यह था कि सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात, जो सर्वाधिक पूछा तो न्यूनतम भी पूछेगा, तो एक साइड डालेंगे न्यूनतम लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला तो पहला था केरल। केरल में कितना, 1084। दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है वो आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु का 995। अब बात करते हैं न्यूनतम के, न्यूनतम में आता है हरियाणा। हरियाणा में अब बात करते हैं हरियाणा में तो 879। अगला जो आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर।
जम्मू एंड कश्मीर तो 889। आगे बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर की। सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले तो न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। न्यूनतम, जब सर्वाधिक पूछेगा तो साक्षरता तो जरूरी आएगा। तो पहले बात करते हैं केरल में। केरल में कितने परसेंट साक्षर थे? तो 94%। अगला जो दूसरा आ जाता है वो मिजोरम। मिजोरम में तो 91.3%। गोवा तो 88.7%। ये गोवा का डेटा था। केरल में 94%, मिजोरम में 91.3% और गोवा के 88.7%। बात करें न्यूनतम में तो बिहार, यूपी बिहार वाले तो इसे ही पीछे रहे, 61.8%। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में तो अरुणाचल प्रदेश का क्या है तो इसका 65.4%। 65.4%। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। इतना ही बचा बस। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है सर्वाधिक सर्वाधिक नगरी जनसंख्या राज्य। तो महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र। अब बात करते हैं न्यूनतम में, तो न्यूनतम में कौन सा आएगा? न्यूनतम में तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक में तो महाराष्ट्र, अगर न्यूनतम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश। अगला पॉइंट यह था कि भारत में जनगणना की शुरुआत भारत में जनगणना की शुरुआत भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में 1872 में लॉर्ड मेयो 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा या फिर मेयो के कार्यकाल से तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से हुई। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से हुई। अगला पॉइंट नंबर यह था कि 2011 के आंकड़ों 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ लगभग 121 करोड़। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी? तो लगभग 121 करोड़, जो विश्व जनसंख्या की 17.5% है। 17.5% है। तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, जो कि विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। अब बात करें 10 की वृद्धि की। 10 की वृद्धि, तो पहला पॉइंट यह था कि 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या का वृद्धि दर 17.64% रहा है।
17.64% रहा है वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 में यह 21.5% थी। 21.5% थी। अगला पॉइंट ये आता है कि अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा ये आता है कि प्रथम औपचारिक जनगणना प्रथम औपचारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में संपन्न हुई। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में संपन्न हुई। तो औपचारिक जनगणना कब? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में संपन्न हुई। अब बात करें जनगणना अनुच्छेद कितना है। जो संविधान में जनगणना अनुच्छेद है तो 246 के अंतर्गत 246 के अंतर्गत कौन सी सूची में है? तो संघ सूची में आती है। ये संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय संघ सूची का विषय है। अब बात करें 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 के जनगणना आयुक्त सी एम चंद्रमौली थे। सी एम चंद्रमौली थे। तो 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी एम चंद्रमौली थे। अब देख लेते सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में कौन सा आता है? पहला था यूपी, फिर महाराष्ट्र और फिर आता है बिहार। यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। अब बात करते हैं न्यूनतम की। तो न्यूनतम में हमारे आते हैं सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तो थैंक यू दोस्तों। आज का जो जनगणना वाला टॉपिक है वो पूरा क्लियर होता है। आज के लिए इतना ही।